तो जैन दोस्तों, हिस्ट्री की क्लास हम खुद शुरुआत से लेने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी को पता है, नवीन सर की क्लास चल रही है फिलहाल यूट्यूब पे। तीन डेमो आज ख़त्म हो जाएंगे, इसलिए जो चौथा है वो आपको पेड कोर्सेज में सिर्फ क्लासेस मिलेगी, यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। इसलिए हम आपको पीडीएफ अगर प्रोवाइड करा भी देंगे तो भी आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ कौन सी चीज़ लिखी हुई है। इसलिए हम वीडियो भी अपलोड करेंगे बना करके कि कहाँ कौन सी चीज़ लिखी हुई है, खुद हैंड नोट बनाएंगे अपने। ठीक है, ये जो है वो मैंने खुद हैंड नोट बनाए हुए हैं अपने, उसी को हम आपको पढ़ाने की कोशिश करते हैं शुरुआत से। क्योंकि अगर कोई मेरा चौथा वीडियो देखेगा तो उसकी समझ में कुछ नहीं आएगा, इसलिए हम पहले से ही जो 2 वीडियो का कंटेंट है वो डाल रहे हैं, साथ में दो दो क्लासेस का कंटेंट एक साथ में डालेंगे। एक दिन हिस्ट्री की क्लास होगी और दूसरे दिन पॉलिटी की क्लास होगी। ठीक है, तो चलिए करते हैं अपने क्लास की शुरुआत। सबसे पहले हिस्ट्री में जान लेते हैं कि हिस्ट्री को कितने भागों में बांटा गया है। तो हिस्ट्री को अपना 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास और तीसरा आधुनिक इतिहास। बात कर लेते हैं सबसे पहले प्राचीन इतिहास में। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो हम आपको सबसे पहले बता देंगे कि इम्पोर्टेंट कौन कौन सी लाइनें हैं। प्राचीन इतिहास की बात कर लेते हैं। तो प्राचीन इतिहास के जनक जो है वो किसको कहा जाता है, तो वो हेरोडोटस को कहा जाता है। किसको? हेरोडोटस को कहा जाता है। इनकी एक पुस्तक है हिस्टोरिका। कौन सी? हिस्टोरिका जो पुस्तक है वो किसकी है, तो हेरोडोटस की है। ये हिस्टोरिका पुस्तक जो है वो इम्पॉर्टेंट है, आप एक बार मार्क कर लेना क्योंकि ये पुस्तक बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। अब प्राचीन इतिहास को भी अपना 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रातः ऐतिहासिक, दूसरा आद्य ऐतिहासिक और तीसरा ऐतिहासिक। प्री हिस्टोरिका, प्रोटो हिस्टोरिका और हिस्टोरिका पीरियड। प्रातः ऐतिहासिक काल की बात करें तो ना तो इसके साक्ष्य मिलते हैं और ना ही इसका कोई लिखित वर्णन है। ठीक है, इसके बाद में अगर आद्य ऐतिहासिक की बात करें तो इसके साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन पढ़ने के लिए कहीं पे भी कोई भी कंटेंट नहीं है। ऐतिहासिक की बात कर लेते हैं तो इसके साक्ष्य भी मिले हैं और इसको पढ़ा भी गया है। इसका जो लिखित विवरण है वो भी मिला है। अब प्राग ऐतिहासिक काल को किन भागों में बांटा गया है, तो प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है पुरापाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल को अज्ञात से, यानी पता ही नहीं है कब से, 10,000 के बीसी। के का मतलब है 10,000। ठीक है, के का मतलब क्या होगा, 1000 से होगा, तो 10,000 बीसी तक पुरापाषाण काल को कब से बांटा गया है, तो अज्ञात से 10,000 बीसी तक। मध्य पाषाण काल की बात कर लेते हैं तो 10,000 बीसी से कितना, 4,000 बीसी। कितना, 10,000 बीसी से 4,000 बीसी तक इसकी बात की गई है। नवपाषाण काल की बात करें तो 4,000 बीसी से 2500 बीसी तक नवपाषाण काल अपना जो है वो चला है। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं किसकी, आद्य ऐतिहासिक काल की, तो आद्य ऐतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। पहला सिंधु घाटी सभ्यता, जिसकी समय अवधि 2500 से 1500 बीसी मानी गई है। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। जैसे अभी अपना जो साल है वो 2023 चल रहा है। ठीक है, अगर यही फिलहाल तो वैसे तो एडी चल रहा है वर्तमान में, लेकिन अगर हम बीसी मानते इसको तो जो आने वाला साल है वो हमारा 2022 होता और उसका आने वाला जो ईयर है नेक्स्ट ईयर वो 2021 होता है। लेकिन एडी क्या चलता है, बीसी हमेशा पीछे की ओर चलता है और एडी हमेशा आगे की ओर चलता है। तो फिलहाल एडी चल रहा है, बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की जितनी भी घटनाएं हैं वो बीसी में काउंट की जाती हैं। ठीक है, और एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। ठीक है, जो आने वाले साल होता है, जैसे अभी 2023 चल रहा है और इसको हम एडी में काउंट करते हैं, 2023 एडी। अब जब आने वाला ईयर है वो 2024 होगा, तो ये भी किस में काउंट होगा, तो ये भी एडी में काउंट होगा। आप सभी को इतना तो अभी तक दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इतना पता होना चाहिए और उम्मीद करते हैं कि आपको पता होगा भी। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो 2500 बीसी से 1500 बीसी, ये देखो उल्टी चल रही है। ठीक है, वैदिक सभ्यता को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला है ऋग वैदिक काल को, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल जो है वो अपना 1500 बीसी से 1000 बीसी, यानी यहाँ पे ये 500 ईयर ऋग वैदिक जो काल है वो कितना, 500 ईयर तक चला है। दैनिक वैदिक काल की बात करें तो 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक ये चला है। क्या चला है? उत्तर वैदिक काल 1000 बीसी से 600 बीसी तक
चला है। अब इसके बाद में ये आपको पता ही समझा ही चुके हैं कि जो BC है या AD है वो क्या होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रागैतिहासिक काल के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। प्रागैतिहासिक काल के बारे में क्या बात करते हैं, सबसे पहले इसके बारे में बता देते हैं कि इसका जो सिद्धांत है किसका, ऑरियन ऑफ स्पीसीज, यानी जो मानव विकास का जो सिद्धांत है ये किसने दिया है, तो ये दिया है किसने, चार्ल्स डार्विन ने। किसने दिया है, चार्ल्स डार्विन ने। कब दिया है, तो 1859 में इसको दिया है। कब दिया है, 1859 में। ये ईयर आपसे पूछी जा सकती है। ऑरियन ऑफ स्पीसीज यानी मानव विकास के बारे में किसने सिद्धांत दिया है, तो ये चार्ल्स डार्विन ने दिया है। सर्वप्रथम चार्ल्स डार्विन के दिमाग में ये बात आई कि मनुष्य का विकास जो है वो किस तरीके से हुआ है, उत्पत्ति मनुष्य की किस तरीके से हुई है, तो इन्होंने उसके बारे में बताया हुआ है। इनकी एक पुस्तक है डिसेंट ऑफ मैन। क्या है, डिसेंट ऑफ मैन, जो इन्होंने कब लिखी है, 1871 में लिखी है। इन्होंने उस पुस्तक में क्या लिखा है कि केवल जो बानर ही है यही सिर्फ मनुष्य के करीब है। करीब का मतलब है इसकी जो भी चीज़ें थोड़ी बहुत मिलती हैं वो एक वानर से ही मिलती हैं, बाकी किसी भी अन्य जीव या जंतु किसी से मैच नहीं खाती हैं। तो उन्होंने करीब बताया, इन्होंने ये नहीं बताया कि बानर से ही इसकी उत्पत्ति हुई है। ये बात गलत है कि बानर से ही उत्पत्ति हुई है, लेकिन उन्होंने बानर के करीब ज़रूर बताया हुआ है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें मानव विकास में जो अलग अलग जगह पे जितने भी मनुष्य के कंकाल जो खोजे गए हैं वो उन्हें कहाँ पे कौन सा नाम दिया गया है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये वाली जो चीज़ें हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, सभी लोग एक बार मार्क कर लेंगे कि इम्पॉर्टेंट क्या है। तो जो ऑस्ट्रेलोपिथिक मानव विकास का जो खोज हुई है वो कहाँ पे हुई है, तो वो हुई है दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका में। अगर आपसे पूछा जाए ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव कंकाल की या मानव विकास की खोज कहाँ हुई है, तो कहाँ हुई है, दक्षिण अफ्रीका में। जावा मानव कहाँ पे विकास हुआ है, तो जावा मानव का कहाँ पे, जावा द्वीप में हुआ है। पैकिंग मानव की बात करें तो पैकिंग मानव आपको समझ में आ ही जाएगा, चीन या सभी ने पढ़ा हुआ होगा पहले से, तो इसमें तो कुछ नई बात है नहीं। अब बात कर लेते हैं किसकी, निएंडरथल। निएंडरथल ये कहाँ, ये जर्मनी में खोज हुई है इसकी। क्रोमेन गांव मानव कहाँ पर इसकी खोज हुई है, तो इसकी खोज हुई है फ्रांस में। आधुनिक मानव की बात करें तो इसको होमो सैपियंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आधुनिक मानव के जो लोग हैं उनको क्या कहा जाता है, तो उनको होमो सैपियंस कहा जाता है। इसकी खोज लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई है, तो लगभग 3 लाख वर्ष पूर्व इसकी खोज हुई है। उत्तरी अफ्रीका में इसकी होमो सैपियंस की जो खोज है वो की गई थी। कब की गई थी, उत्तरी अफ्रीका में। होमो सैपियंस की सबसे पहले खोज कहाँ की गई थी, तो उत्तरी अफ्रीका में की गई थी। कब की गई थी, 3 लाख ईयर पूर्व की गई थी। पैकिंग मानव कहाँ पे खोजा गया, तो पैकिंग मानव कहाँ पे, चीन में खोजा गया है। जावा मानव की बात करें तो जावा द्वीप पर, और ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहाँ पे, तो दक्षिण अफ्रीका में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नाम अभी हमने बाद में बताए हुए हैं ये सभी। अब इसके बाद में अगर बात कर लेते हैं किसकी, पुरापाषाण काल की। किसकी, पुरापाषाण काल की। तो पुरापाषाण काल की बात इस तरीके से करते हैं कि सर्वप्रथम इसको जो अध्ययन है वो किसने किया है, पुरापाषाण काल का। तो जो सर्वप्रथम इसका जो अध्ययन है वो रॉबर्ट ब्रुस ने की है। किसने, रॉबर्ट ब्रुस फ्रूट ने। कब की है, तो 1863 में इसका जो अध्ययन है वो किया है। किया कहाँ पे है, तो जब ये तमिलनाडु पल्लावरम एक स्थान है जो कहाँ पे है, तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे है, तमिलनाडु में। जब ये वहाँ पे जो जिस तरीके से खोज करते हैं ना कि जहाँ पे कहीं कुछ साक्ष्य मिलते हैं पुराने, तो वहाँ पे उन चीज़ों का जो खुदाई वगैरह है वो की जाती है। तो जब वहाँ पे ये खुदाई कर रहे थे तो इन्हें सबसे पहले जो मिला वो क्या मिला, तो 15,000 साल पुरानी एक क्या मिली, हस्त कुठार मिला। हस्त कुठार का मतलब होता है कुल्हाड़ी जिसको बोलते हैं, लकड़ी काटते हैं जिससे, ठीक है। तो क्या मिला, सबसे पहले इन्हें हस्त कुठार मिला। कहाँ मिला, पल्लावरम में। और पल्लावरम कहाँ है, तो तमिलनाडु में। तो पुरापाषाण काल जो है वो उसकी कार्य अवधि क्या है, तो 11 से 10,000 के BC। 10,000 के का मतलब है 10,000 तक, ठीक है। 11 से 10,000 तक इसका जो कार्य है वो पुरापाषाण का माना जाता है।
इसमें किन किन चीज़ों की खोज हुई है पुरापाषाण काल में? तो सबसे पहले इसमें लोगों ने पत्थर का प्रयोग किया जानवरों को मारने के लिए। सर्वप्रथम इसमें जो खोज नहीं, एक तरफ से ये बोल सकते हैं कि उन्होंने किन किन चीज़ों का निर्माण किया है। तो सबसे पहले उन्होंने पत्थरों का प्रयोग करना सीखा। दूसरा, ये गुफाओं में रहते थे। कहाँ पे रहते थे? गुफाओं में रहते थे। ठीक है, तो इनके जो साक्ष्य हैं गुफाओं में रहते थे, ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये कोजियन गुफा चीन से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? कोजियन गुफा चीन से इसके साक्ष्य जो हैं वो प्राप्त हुए हैं। ये पूछे जाते हैं कि गुफाओं की पुरापाषाण काल में जब मानव गुफाओं में रहते थे, इसके साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ठीक है, दिल्ली पुलिस ऐसे क्वेश्चंस जरूर करती है। तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कोजियन गुफा चीन से प्राप्त हुए हैं। आग जलाना उन्होंने कहाँ से सीखा है? तो पुरापाषाण काल में ही उन्होंने आग जलाना सीख लिया था। जब उन्होंने पत्थरों का प्रयोग किया, तो पत्थरों का जब प्रयोग करेंगे तो आग जलाना भी जायज़ सी बात है कि उससे सीख ही लेंगे। तो उन्होंने आग जलाना भी इसी से सीखा। आग जलाना सीखा तो है, लेकिन किस जगह से इसके साक्ष्य प्राप्त मिलते हैं? तो चीन के चाओ जू गोजियन से मिलते हैं। कहाँ से? चाओ जू गोजियन से इसके साक्ष्य जो है आग जलाने के सर्वप्रथम वहाँ से मिलते हैं। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने पुरापाषाण काल में चित्रकारी करना सीखा था। क्या करना सीखा था? चित्रकारी के बड़े शौकीन हुआ करते थे तब के लोग। और उन्होंने इसके जो चित्रकारी के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ मिलते हैं? तो जो चित्रकारी के साक्ष्य हैं वो भीमबेटका की गुफाओं में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? भीमबेटका की गुफाओं में मिलते हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। जब भी आप कोई नोट्स बनाएं तो उसमें थोड़ी सी जगह ज़रूर छोड़ दें, ठीक है, और ज़्यादा पास कोई भी कंटेंट ना लिखें। जो गलती मैंने की पहले आप गलती ना करें। और जब भी कोई चैप्टर ख़त्म होता है तो आप उसका 1 पेज या 2 पेज ज़रूर छोड़ दीजिए। हमारी तरफ से तो 2 पेज छोड़ दीजिए, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट है जो एक्स्ट्रा जुड़ता रहता है। जब भी कोई नोट्स बनाए तो उसमें 2 पेज आखिरी में ज़रूर छोड़ दें। जैसे आपने कोई भी लिखा, किसी जो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में लिखा है, उसके बाद में आप अपने 2 पेज जरूर छोड़ दें, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में टोटली तो कभी कोई नहीं लिख सकता, क्योंकि कुछ ना कुछ तो कंटेंट छूट ही जाता है। ठीक है, और कोशिश किया करना कि जब भी कुछ जैसे मध्य पाषाण काल लिखा है आपने, तो उसमें थोड़ी सी कम से कम 7 से 8 लाइन की जगह छोड़ दें। ठीक है, अब बात करते हैं पुरापाषाण काल की। पुरापाषाण काल की बात ही चल रही थी, उसी में और कंटेंट सर ने ऐड किया था, तो वो जगह नहीं थी, तो हमने थोड़ा सा अलग जगह पे लिख लिया। पुरापाषाण काल में चित्रकारी कहाँ पे की? इसके साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? तो भीमबेटका की गुफा में मिलते हैं। लेकिन जो चित्रकारी की, उस चित्रकारी को नाम क्या दिया गया? हम लोगों ने उस चित्रकारी को नाम क्या दिया? तो उस चित्रकारी को शैल चित्रकारी नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? शैल चित्रकारी। ये भीमबेटका की गुफाएं थी कहाँ पर? तो ये रायसेन जिला, जो कहाँ पड़ता है? एमपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? एमपी में पड़ता है। और रायसेन जिला जो किसमें है? विंध्य रेंज में है। कहाँ पर है? विंध्य रेंज में है। यहाँ पर ये भीमबेटका की गुफाएं हैं। भीमबेटका की गुफा खोज कब की गई थी? तो 1957-58 में जो इनकी खोज है भीमबेटका की गुफाओं की, वो हुई। बनी तो बहुत पहले थी, पता नहीं कब बनी हो क्या हो, लेकिन भीमबेटका की जो गुफा की खोज की गई थी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है 1957-58 में। और ये भी पूछा जाता है कि भीमबेटका की जो गुफा है, इसमें किस प्रकार की जो चित्रकारी है वो मिलती है। तो किस प्रकार की चित्रकारी है? शैल चित्रकारी है। अभी क्वेश्चन सीटेट का एग्ज़ाम दिया था हमने, उसमें भी ये पूछा गया था कि जो मानव है वो किस गुफा में चित्रकारी अपनी करते थे। तो वो उसका आंसर जो था वो था भीमबेटका की गुफा में। कुछ ऐसे स्टेटमेंट करके आया था। ठीक है, तो 4 स्टेटमेंट थे, उसमें से एक स्टेटमेंट ये वाला भी पूरा था। तो ये हमको तो पहले से पता था, तो हमने जो आंसर है वो हमने करेक्ट कर दिया था। लेकिन ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है आपसे। इसकी खोज 1957-58 में हो गई। भीमबेटका की गुफा कहाँ हुई, कहाँ पे स्थित है? तो रायसेन जिला एमपी में विंध्य रेंज में स्थित है। लेकिन की किसने थी? तो वीएस वाकड़कर ने खोजा। किसने? वीएस वाकड़कर ने। ये नाम याद जरूर रखना, ठीक है। कौन सा? विष्णु एस वाकड़कर। ठीक है, यूनेस्को साइट में इनको कब जोड़ा गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, और ये भी इनका ईयर भी। ठीक है, यूनेस्को साइट को इसको जोड़ा कब गया? किसमें?
तो यूनेस्को साइट में भीमबेटका की गुफाओं को कब जोड़ा गया? तो 2003 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 2003 में। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भीमबेटका की गुफाओं को बोलते क्या हैं? तो महाभारत कालीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महाभारत कालीन बोलते हैं, रामायण कालीन नहीं बोलेंगे इसको। ऐसे ही आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, महाभारत कालीन, रामायण कालीन, और भी कुछ नाम दो दे दिए जाएंगे, तो आपसे पूछा जाएगा। हालांकि जो महाभारत या रामायण है, इसका कोई लिखित कंटेंट नहीं है कि कब से कब तक इसका जो डेट है वो माना गया है। इसका कोई भी अभी तक साक्ष्य प्राप्त या फिर कोई भी कंटेंट प्राप्त नहीं हुआ है, और ना ही अभी तक किसी कोई बता पाया है। इसमें जो भीमबेटका की गुफाओं में जो जैसे चित्रकारी किससे करते थे, तो जैसे हरे और लाल रंग का उपयोग भी मिला है। हरे रंग किससे प्राप्त होता है? या तो पत्तियों से प्राप्त होता है। और लाल रंग किससे? कुछ लाल कलर के जो, जैसे आपने देखे होंगे जंगल में कुछ ऐसे छोटी छोटी बिंदी नहीं कह सकते, छोटे से फल होते हैं जिसमें लाल कलर निकलता है। ठीक है, एक लाल बरगद टाइप का पेड़ होता है, उसमें भी लाल कलर का कुछ छोटा सा फल टाइप का लगा होता है। अगर उसको खाएंगे तो पूरा मुंह आपका लाल हो जाएगा। तो ये उसी तरीके से लाल और हरे रंग का इन्होंने उपयोग वहाँ पे किया। ठीक है, ये तो हो गई इतनी बात। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये वाली बात है, इससे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या स्टेट की कर रहे हो, या फिर आप सेंट्रल लेवल की तैयारी कर रहे हो। अगर पुरापाषाण काल में जो स्थल की बात कर लेते हैं, स्थल भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये तीनों स्थल जो हैं वो पूछे जा चुके हैं पहले, और फिर से पूछे जाने की संभावना है। तो जो नेवासा है, कौन सा स्थल? नेवासा जो स्थल है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो है अपना महाराष्ट्र में। इनाम गांव की बात कर लेते हैं। इनाम गांव भी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। रेणुगुंता जो गांव है वो कहाँ पर है? रेणुगुंता स्थल जो है वो कहाँ पर है? तो ये भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। पुरापाषाण काल को लघु पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है, या फिर कहा जाता है। लघु पाषाण काल बोल दें या पुरापाषाण काल बोल दें, एक ही बात होती है। इसमें लोगों ने तीर कमान का प्रयोग करना भी सीखा है। तीर कमान का प्रयोग अपना मध्य पाषाण काल में भी सीखेंगे, लेकिन वहाँ कुछ ज़्यादा अच्छी तरीके से उन्होंने बनाना सीख लिया था। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा कम अच्छे तरीके से सीखा, लेकिन सीखा उन्होंने वहाँ पर भी था। अब बात कर लेते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट इसमें एक लाइन और है, ये चॉपर, चॉपिंग, हैंड एक्स और ब्यूरिन तकनीकी का इस्तेमाल किस में करते थे? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चॉपर, चॉपिंग, हैंड एक्स, ब्यूरिन तकनीकी का इस्तेमाल जो है वो पुरापाषाण काल में करते थे। चॉपर, चॉपिंग ये होता क्या है? ये पत्थर होते थे। तो किसी को इस तरीके का पत्थर दे दिया, तो किसी को इस तरीके का पत्थर दे दिया, किसी को इस तरीके का पत्थर दे दिया, किसी का इस तरीके का पत्थर दे दिया। तो जो ये पत्थरों का जो इस्तेमाल करना था, ये क्या कहलाता था? ये चॉपर, चॉपिंग, हैंड एक्स, ब्यूरिन तकनीकी कहलाती थी। ठीक है, इसके बाद में उन्होंने पशुपालन का जो पशुपालन होता है वो भी उन्होंने पुरापाषाण काल में सीखा। तो इसके जो साक्ष्य हैं, सबसे पहले उन्होंने जो पालतू जानवर बनाया वो किसको बनाया? तो कुत्ता को बनाया। ठीक है, किसको बनाया? कुत्ता को। तो इसके जो साक्ष्य हैं कि पालतू कुत्ता, जो पालतू पशु है वो कुत्ता को ही बनाया, तो ये किसके साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो बाजौर, राजस्थान से प्राप्त होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ से प्राप्त होते हैं? बाजौर, राजस्थान से इसके जो साक्ष्य हैं वो मिलते हैं हमको। अगर पशुपालन की बात करें, जैसे गाय, भैंस है, बाद में और भी काफ़ी उन्होंने जानवर को पाला है, जैसे गाय, भैंस। ठीक है, इस तरीके के जानवरों को इन्होंने बकरी एकरी पालना शुरू किया। तो इसके साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो आदमगढ़ से प्राप्त होते हैं। कहाँ से? आदमगढ़ से। ये आदमगढ़ कहाँ पे है अपना? ये एमपी में है। कहाँ पर है? एमपी में है। उन्होंने बर्तन बनाना भी इसी में सीखा, पुरापाषाण काल में, जिसको हम लघु पाषाण काल भी कहते हैं। ठीक है, बर्तन बनाना यानी मिट्टी से इन्होंने पानी भरना सीखा, उसमें मिट्टी के बर्तनों में, जैसे भी उन्होंने अपने तरीके से सीखा हो, लेकिन बर्तन बनाना जो है मिट्टी से, वो उन्होंने इसी में सीखा है। इसके साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो ये अपने इलाहाबाद, यूपी से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? इलाहाबाद, यूपी से इसके जो साक्ष्य हैं वो अपन को मिलते हैं। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि इलाहाबाद में इसके साक्ष्य मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं मध्य पाषाण काल की। किसकी? मध्य पाषाण काल की। तो मध्य पाषाण काल में का जो समय अवधि है वो 10,000 BC से लेकर 4,000 BC तक है। कहाँ से कहाँ तक है? 10,000
BC से 4000 BC तक इसके जो समय अवधि है वो है। मध्य पाषाण काल में जो इसके बारे में जो जानने की कोशिश की वो सर्वप्रथम किसने जानने की कोशिश की है? तो किसने कोशिश की है? तो ये की है कार्लाइल ने। किसने? कार्लाइल ने। इल है, कार्लाइल ने। किसने? कार्लाइल ने। इसमें इन्होंने तीर कमान बनाना भी सीखा, शिकार शुरू किया, पशुपालन भी शुरू किया। तो आपको पहले बता चुके हैं कि कहाँ से शुरू किया है, तो आजमगढ़ MP से इसके जो साक्ष्य हैं वो मिलते हैं। तब भी किया था, शुरुआत वहाँ से हुई, लेकिन मध्य पाषाण काल में भी इसके जो साक्ष्य हैं वो मिलते हैं। मिट्टी के बर्तन बनाना भी इन्होंने यहाँ से सीखा। इलाहाबाद से इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं, आपको बता चुके हैं। पुरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल में यही दोनों में इन दोनों में ये ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो कॉमन नहीं है। इसके बाद अगर बात करें तो मध्य पाषाण काल के बारे में कार्लाइल ने कब बताया? तो 1857 में बताया। कब बताया? 1857 में बताया। इसके बाद अगर हम कुछ इम्पोर्टेंट स्थल की बात करें, इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है, ये तो पुराना ही वाला है। जो पुरा पाषाण काल में आया वो थोड़ा सा मध्य पाषाण काल में भी आ गया, लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई? तो शुरुआत हुई है अपना पुरा पाषाण काल से। अब इसमें बात करते हैं कहाँ जो इम्पोर्टेंट स्थल है। इम्पोर्टेंट स्थल क्या है? ठीक है, उसमें जो इम्पोर्टेंट स्थल थे वो कौन कौन से थे? तो 2 महाराष्ट्र के थे, और कहाँ के थे? और एक आंध्र प्रदेश का था, जिसको अपन ने क्या नाम दिया था? रेणीगुंटा। क्या? रेणीगुंटा नाम दिया था। एक नेवासा था और एक इनाम गांव था। ठीक है, जो नेवासा था वो भी महाराष्ट्र का था और इनाम गांव था वो भी महाराष्ट्र का था। रेणीगुंटा आंध्र प्रदेश का था। लेकिन इसमें भी 3 जो इम्पोर्टेंट नाम है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें भी जैसे उसमें 2 महाराष्ट्र थे, इसमें 2 कर्नाटक हैं। क्या है? 2 कर्नाटक हैं। पहला जो है वो नाम क्या है? संगम कुंता। क्या है? संगम कुल्लू, जिसे राख का टीला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उस स्थान को क्या कहा जाता है? संगम कुल्लू को राख का टीला कहा जाता है। ये स्थित कहाँ पे है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पे है? कर्नाटक में। जलहल्ली। कौन सा? जलहल्ली। जो स्थल है वो भी कहाँ पर है? ये भी कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर है? कर्नाटक में स्थित है। इसके बाद में कुचाई कहाँ पर? अपना उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में। इसके बाद में अगर हम बात करें किसकी, जो यहाँ पे जो मध्य पाषाण काल है, जो पुरा पाषाण काल में सबको दफनाया नहीं करते थे, क्योंकि मानव के पास में इतना दिमाग नहीं था कि क्या किया जाए। हो सकता है कि वो एक दूसरे को ही खा जाते हो, या हो सकता है कि वो मनुष्य को जब मर जाता हो तो उसको वहीं पे छोड़कर चले जाते हो, या जो भी करते हो। ठीक है, तो पुरा पाषाण काल में शवों से संबंधित एक भी जो साक्ष्य हैं वो प्राप्त नहीं हुए। ये कब प्राप्त हुए? तो ये मध्य पाषाण काल में जो शवों को दफनाने की प्रथा है ये हमें कहाँ से मिलती है? तो ये हमें मध्य पाषाण काल से मिलती है। शवों को अलग अलग जगह दफनाया गया, अलग अलग तरीके से दफनाया गया, और कहाँ पर दफनाया गया और कैसे दफनाया गया इसके बारे में भी बात करते हैं। तो सबसे पहले जो दमदमा, जो कि हरियाणा में है। कहाँ पर? दमदमा, जो कि हरियाणा में है। इसमें क्या मिला है? एक ही कब्र में 3 समाधि मिली हैं। हो सकता है कि एक ही दिन में 3 लोग मर गए हों और उन तीनों को एक साथ दफना दिया गया हो। तो इसके साक्ष्य कहाँ मिले हैं? एक ही कब्र में 3 लोगों को दफनाने के साक्ष्य जो हैं वो कहाँ मिले हैं? तो दमदमा हरियाणा में मिले हैं। ठीक है, एक साथ तीनों की दम निकल गई तो वो ज़िंदगी से हार गए। ठीक है, तो दमदमा हरियाणा में एक ही कब्र से 3 समाधियाँ मिली हैं। लेखिया ये कहाँ पे स्थित है? ये है यूपी में। कहाँ पे है? लेखिया कहाँ पे स्थित है? अपना ये यूपी में स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसमें क्या मिला है? इसमें 17 नर कंकाल मिले हैं। क्या मिले हैं? 17 नर कंकाल मिले हैं। और ये क्वेश्चंस पूछा गया है पहले अभी UPPCS के एग्ज़ाम में कि 17 नर कंकाल किस जगह से प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये लेखिया यूपी से प्राप्त हुए हैं। अगर आप अपने एग्ज़ाम में क्या पूछ सकते हैं? तो अपने एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि 17 नर कंकाल जो है वो किस काल में इनकी खोज हुई है। तो अपन क्या बोलेंगे? तो मध्य पाषाण काल में इसकी जो खोज हुई है वो हुई है। या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि यूपी के किस स्थान से, या फिर किस 17 नर कंकालों
की खोज किस स्टेट में हुई है, तो अपने लोग यूपी के जो आंसर है वो देंगे। इसके बाद अगर बात करें किसकी, लंगनान। लंगनान, इसमें क्या हुआ है, इसमें पशुओं की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ पे, पशुओं की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ पे, लंगनान में। महदाह, ये कहाँ पे है, तो ये अपना यूपी में है। कौन सा, महदाह। दाह युगल समाधि, हो सकता है वो भाई बहन, हो सकता है पति पत्नी हो सकता है प्रेमी प्रेमिका हो, जो भी हो उनके, यानी एक फीमेल और एक मेल दोनों के साक्ष्य उसमें से मिले हुए हैं, युगल समाधि। ठीक है, युगल समाधि का मतलब आप समझ गए होंगे। इसके बाद और इसमें जो स्थल है वो फ़िलहाल तो इतना ही मिलता है, वैसे सर ने शायद अभी तक इतना ही पढ़ाया हुआ है। ठीक है, शायद नहीं, नवपाषाण काल भी सर ने पढ़ा दिया है। ठीक है, तो इसको भी हम पढ़ लेते हैं। उसके बाद में हमारा तो लिखा हुआ है पूरा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिखना है। पुराना जितना भी कंटेंट है वो सारा लिखा हुआ है, इसीलिए हमने आपसे बोला है कि आप थोड़ी जगह छोड़ देना, ताकि आने वाले कल टाइम में हो सकता है थोड़ी सी चीज़ें और उसमें ऐड करने को अपन को मिल जाए। हमने पहले जगह नहीं छोड़ी थी, लेकिन अब हमें आप ये देख रहे हैं, ये वाला जो कंटेंट है, ये कंटेंट हमने सारा अभी लिखा हुआ है। पहले ये कंटेंट जो था वो नहीं लिखाया गया था। ठीक है, तो नवपाषाण काल को भी पढ़ लेते हैं। नवपाषाण काल में जो कार्यकाल है वो क्या है, तो नवपाषाण काल का जो कार्यकाल है वो 4000 BC से 2500 BC तक अपना जो कार्य है ये पूछा जाता है कि नवपाषाण काल की समय अवधि क्या है, मध्य पाषाण काल की समय अवधि क्या है, और पुरापाषाण काल जिसको हम लघु पाषाण काल भी कहते हैं उसकी समय अवधि क्या है। ये समय अवधि बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो आप ज़रूर इसको ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं कि इसमें क्या प्राप्त हुआ। तो जो कृषि है, यानी वहाँ पे तो ये लोग ने पत्थर का इस्तेमाल किया, लोगों को मारने के लिए किया पुरापाषाण काल में। ठीक है, इन्होंने आग जलाना सीखा, लेकिन मध्य पाषाण में इन्होंने ऐसा कुछ खास काम नहीं किया गया है। ठीक है, लेकिन इन्होंने नवपाषाण काल में क्या किया, छोटे छोटे जो पत्थर हैं, छोटे छोटे जो पत्थर हैं जिन्हें माइक्रोलिथिक कहते हैं, ये क्वेश्चंस भी पूछा गया सीटेट में। छोटे छोटे पत्थरों को क्या कहते हैं, तो माइक्रोलिथिक कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रोलिथिक कहते हैं। ठीक है, हम सोशल साइंस से हैं, तो सोशल साइंस ली थी हमने, तो उसमें ये एक स्टेटमेंट वाइज जो क्वेश्चंस आते हैं वो थे कि छोटे छोटे पत्थरों को क्या कहते हैं, तो माइक्रोलिथिक कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और पहले भी क्वेश्चंस पूछे जा चुका है, शायद MPPCS में ये क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। ठीक है, इसमें नवपाषाण काल में शिल्प का प्रयोग किया। क्या किया, शिल्प का प्रयोग किया। स्थायी आवास शुरू किए। स्थायी आवास शुरू क्यों किए, जब ये कृषि करेंगे तो जायज़ सी बात है कि इन्हें 6 से 7 महीने एक जगह पे स्टे करना पड़ेगा, एक जगह पे इन्हें रहना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने स्थायी आवास शुरू किए। पहले इन्होंने स्थायी आवास शुरू नहीं किए क्योंकि इन्हें जानवर मारने के लिए इधर से इधर जाना पड़ता था, तो ये पलायन कर जाते थे। कृषि के साक्ष्य जो हैं वो कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो ये मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। कहाँ से, मेहरगढ़। कहाँ से, मेहरगढ़। और मेहरगढ़ है कहाँ पर, तो ये अपना पाकिस्तान में चला गया है। कहाँ चला गया, पाकिस्तान में। पहले तो ऐसा कुछ बंटवारा था नहीं, लेकिन अब आज के प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। कौन सा, मेहरगढ़, जो कि कृषि के साक्ष्य जहाँ से प्राप्त होते हैं। तो सर्वप्रथम जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वप्रथम मनुष्य ने किस फसल की खेती की थी, तो जो है अपना इसकी सर्वप्रथम खेती की थी। उसके बाद में गेहूँ सेकंड नंबर पे अपना आता है। ठीक है, इन्होंने पूजा जो है, पूजा के जो साक्ष्य हैं, पूजा करना इन्होंने नवपाषाण काल में सीखा। कहाँ पे सीखा, पूजा करना जो है वो इन्होंने नवपाषाण काल में करना सीखा। अच्छा, ये मेहरगढ़ जो है वो किस नदी के किनारे है, मेहरगढ़ जो है वो किस नदी के किनारे है, तो ये है नोलन नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, नोलन नदी के किनारे स्थित है। धान की खेती के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं, जो धान को ही तो कहते हैं। ठीक है, तो धान के यानी जौ के जो, नहीं जौ अलग होता है, धान अलग होता है, नहीं शायद एक ही होता है जौ और धान, पता नहीं मुझे, लेकिन हाँ शायद एक ही जैसे लगते हैं। जौ नहीं, जौ अलग होता है, जौ अलग होता है और धान अलग होते हैं। तो इसके जो धान की खेती के साक्ष्य हैं ये कहाँ से प्राप्त होते हैं, ये कोल्डी हवा इलाहाबाद से प्राप्त होते हैं। पहिया
पहिया का आविष्कार किया। अब इन्होंने जब कृषि की तो जो अनाज उठाने के लिए इन्हें बड़ी दिक्कत होती थी, तो उन्होंने क्या किया, एक पहिए का इस्तेमाल किया। ठीक है, जब अगर पहिए का इस्तेमाल करेंगे तो जायज़ सी बात है कि कुछ पालतू जो पशु होंगे, जैसे भैंसा है, ठीक है, घोड़ा है और गधा है, इन जानवरों का जो उपयोग है वो करना ये लोग सीखेंगे। ठीक है, अब मनुष्य इतने भारी वजन तो उठाने से रहा, तो ये पालतू पशु इन्होंने कुत्ता को यहाँ पर भी बनाया, और इन्होंने और भी जानवरों का जो उपयोग है वो करना यहाँ पे नवपाषाण काल में सीखा। इन्होंने सर्वप्रथम जो तत्व की खोज की, वो तत्व कौन सा था, तो वो तांबे का था। किसका था, तांबे का। किसका, तांबे का। ठीक है, इसके बाद में अब चलते हैं कुछ इम्पोर्टेंट स्थल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं अपने दिल्ली पुलिस के लिए। ये पिकली हल, हल्लूर। कौन सा, पिकली हल और हल्लूर कहाँ पर है, तो कर्नाटक में है। कहाँ पे है, कर्नाटक में स्थित है पिकली हल और हल्लूर। ठीक है, उतनूर कहाँ पे है, तो ये तेलंगाना में है। उतनूर कहाँ पे है, तेलंगाना में। चिरांद कहाँ पे है, चिरांद है अपना बिहार में। कहाँ पे, बिहार में। पिकली हल, हल्लूर कर्नाटक में, उतनूर तेलंगाना में, चिरांद कहाँ पे है, अपना बिहार में। बुरजोम और गुफकराल। बुरजोम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और गुफकराल भी इम्पोर्टेंट है। बुरजोम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बुरजोम में क्या मिला है इन्होंने, सबसे पहले जान लेते हैं कि ये दोनों स्थित है कहाँ, बुरजोम और गुफकराल। ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। बुरजोम में हमें मिले क्या क्या है, तो इसमें मानव के साथ में कुत्ते का जो शव है वो भी इसमें दफन मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है, मानव का जो शव है वो कुत्ते के साथ में दफन मिला हुआ है। ठीक है, बुर्ज होम में और क्या होता था, जैसे गर्तावास यानी गड्ढे वाले घर, जैसे कि आजकल लोग अंडरग्राउंड होम बनवा लेते हैं ना कुछ लोग। ठीक है, जिसे तलघर बोलते हैं गांव की लैंग्वेज में। उम्मीद करता है कि सभी को पता ही होगा। ठीक है, तो तलघर टाइप का एक बनवा लेते थे, जिसमें लोगों को ज़्यादा ठंड वंड नहीं लगती थी। जो भी हो उनका सिस्टम अपना, इतना तो हमें नहीं पता। ठीक है, तो जो गड्ढे वाले घर होते थे वो कहाँ होते थे, तो वो जम्मू कश्मीर गुफकराल में, सॉरी बुरजोम में होते थे। इसके बाद में दाओजली हेडिंग। कौन सा, दाओजली हेडिंग, जिसको जेडाइज पत्थर का जो उपयोग है, किसका, जेडाइड पत्थर। कौन सा, जेडाइड पत्थर का उपयोग जो है वो कहाँ पे हुआ है, तो दाओजली हेडिंग में हुआ है। कहाँ पे, दाओजली हेडिंग में। हथनौरा, जो कि कहाँ पर है, एमपी में। कहाँ पे, हथनौरा एमपी में। सर्वप्रथम मानव खोपड़ी यहीं पे मिली थी। क्या मिली थी, जो मानव खोपड़ी है वो यहीं पे मिली थी। क्यों थी, क्योंकि शायद हो सकता है कि पहले देखो मध्य पाषाण काल में तो सबों को दफनाया जाता था, तो मानव खोपड़ी जो है ऊपर आना संभव नहीं था। लेकिन जब नवपाषाण काल आया तो इसमें लोगों को ये लोग जलाने लगे। जब जलाने लगे तो जो मानव खोपड़ी है, कंकाल, ये तो जलने से रही। ठीक है, और भी जो भी हड्डियां हैं वो जलने से रहीं। तो जो मानव खोपड़ी है वो किस में मिली है, तो ये हथनौर एमपी में मिली है। क्योंकि इस टाइम नवपाषाण काल में लोगों को सबको जलाने लगे थे, ना कि दफनाने लगे थे। इसके बाद में अब जब सर अगली क्लास में जब सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट लिखवा देंगे सर, उसके बाद में हम आपको बता देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। एंड हाँ, टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि वहाँ पे छोटी छोटी अपडेटेड आपको मिलती रहती हैं। प्लस आपको क्लासेस की PDF हर एक सब्जेक्ट की मिलती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ GK GS की मिलती हो, सभी जो जितनी भी PDF हैं आपको हम प्रोवाइड करा देते हैं। अगर किसी को कोई क्वेश्चंस पूछना है या कोई सवाल है तो आप जाकर के टेलीग्राम चैनल पर ही हमको मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने खोल रखा है मैसेज के लिए कि आप हमको मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। ये सिर्फ 2 क्लासेस हैं, बाकी की 2 क्लासेस परसों होंगी। कल जो है वो पॉलिटी की क्लासेस डालेंगे 2 दिन की। ठीक है, 2 दिन बाद करके हम ऐसे ही अपडेट करते रहेंगे, क्योंकि अगर हम आज का कंटेंट डालेंगे सिर्फ, तो वीडियो थोड़ा सा ना तो लेंदी बनेगी और ना ही आपको मज़ा आएगा। तो ये हमने खुद अपने हैंड नोट बनाए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि सर के नोट्स बने हुए अलग हैं और ये खुद के हैंड नोट बने हुए अलग हैं। इस तरीके से आपको भी नोट बनाने हैं और आपको बार बार पढ़ना है इन चीज़ों को। ठीक है, तो आपको ज़रूर याद हो जाएगा। कम से कम आपको
जिस दिन आप लिखो उस दिन कंटेंट को एक बार पढ़ लें, उसके अगले दिन सुबह पढ़ लें, फिर एक वीक बाद पढ़ लें, ठीक है। नेक्स्ट संडे को पढ़ लें उसके बाद में, और उसके बाद में सिर्फ आप 15 दिन में एक बार पढ़ लेंगे तो आपका जो कंटेंट है वो 100% क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर से एक बार अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, और उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा, ठीक है। और कल से आपकी जो कंटिन्यू क्लासेस हैं जो सर की पढ़ जाएंगी, जब आज तो डेमो लास्ट है, कल और परसों की जो क्लासेस हैं वो आपको परसों शाम तक मिल जाएंगी। हम खुद अपना हाथ से कंटेंट बना के आपको प्रोवाइड करवा देंगे, और साथ ही में पीडीएफ में समझ में नहीं आता है कि सर ने कहाँ कौन सी चीज़ लिखी है, ना ही आपके दिमाग में इतना आप प्रेशर डाल सकते हैं कि कहाँ कौन सी चीज़ लिखी हुई है। जो खुद हैंड नोट बनाता है उसी की सिर्फ समझ में आता है कि कहाँ कौन सी चीज़ लिखी हुई है, इसलिए आप अपने हैंड नोट ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। तो पीडीएफ के साथ में हम अपनी क्लासेस भी आपको देते रहेंगे कि कहाँ कौन सी चीज़ लिखी हुई है। और अब आज लास्ट डेमो है सर का यूट्यूब पे, उसके बाद में सीधा ऐप पे क्लासेस होंगी, तो ऐप का जितना भी कंटेंट है हम आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो बने रहिए चैनल के साथ में आप, और हमारे साथ में भी जुड़े रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।